असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फ्रेंड्स, आप सबों का भरत सर बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। आप लोगों ने पिछले वीडियोज को देखा, आपने उसे लाइक्स भी किया, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देखने को मिला और आपके कमेंट्स में जो डिमांड्स थी उसको भी मैंने इस वीडियो में पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। जैव प्रक्रिया के अंतर्गत, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के बारे में देख चुके हैं। इसके अलावा समन्वय और नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर भी चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये आपसे, हमसे और हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम देखते हैं उनका जो अस्तित्व है उनसे जुड़ा हुआ है। मैं एक एक का पोस्टमार्टम करूंगा और एक एक रहस्य से आज पर्दा उठाऊंगा। आप पूरे इसी तरह से मनोयोग से आनंददायी तरीके से इस वीडियो को देखते चले। फ्रेंड्स, जरा ये आप बताइए कि मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि आप मेरे जो सामने अभी हो ये कैसे हो, ये किसकी देन है, या मैं आपके सामने जो खड़ा हूं यह किसकी देन है, मैं यहां कैसे आया? क्या प्रश्न होगा? माता पिता के द्वारा है। फिर प्रश्न है कि आपके माता पिता कैसे आए इस धरती पे? वे अपने माता पिता के द्वारा आए। वे कैसे आए? वे अपने माता पिता के द्वारा आए। अगर हमारे दादाजी नहीं आए होते तो हमारे पिताजी नहीं आते, और जब हमारे पिताजी नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। आखिर कैसे हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा? कोई न कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दादाजी आए, आपके पिताजी आए, फिर आप आए। यह कौन सी प्रक्रिया है? उसी प्रक्रिया पे, उसी जो प्रमुख लक्षण है जो लिविंग बींग्स का, सजीव का, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और उस प्रक्रिया का नाम है प्रजनन या जनन, रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन is one of the fundamental attributes of all living organisms through which it is able to produce more of its own kind. That means production, प्रजनन, जनन, उत्पन्न करना, पैदा करना। तो प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस by which an organism produce young ones which are similar to them in most characters. तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन is one of the fundamental attributes of a living organism through which it is able to reproduce of its own kind. Able to reproduce of its own kind. Reproduction is nothing. Reproduction is one of the fundamental attributes of a living organism through which it is able to reproduce of its own kind. सभी जीव अपने ही जैसे जीवों का, नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि करते हैं। तो अपने ही जैसे जीवों को पैदा करना, उत्पन्न करना सभी जीवों का मुख्य लक्षण है, बेसिक फीचर्स है लिविंग बींग्स का। अपने ही जैसे
जीवों को पैदा करना सभी जीवों का मुख्य लक्षण है। इसी गुण के कारण वे अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि करते हैं। इसी गुण के कारण आप यहाँ हैं और मैं यहाँ हूं। वो न होते, आप न होते, मैं होता, तो वो अगर पिताजी से हम लोग यहाँ आए हैं, दैट मीन्स लगातार अपनी संख्या में वे निरंतर वृद्धि करते रहे सजीव, और ये उनका एक मुख्य लक्षण है, फंडामेंटल फीचर्स है। अगर कोई पूछता है कि डिफाइन द रिप्रोडक्शन, जनन या परिजनन को परिभाषित करें, और यह प्रश्न आता है, तो कैसे परिभाषित करेंगे? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स टू रिप्रोड्यूस यंग वंस that are similar to them in most characters. Reproduction is the ability of organisms to reproduce young ones that are similar to them in most characters. जनन हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे? जनन जीवों की वह क्षमता है, रिप्रोडक्शन इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जनन जीवों की वह क्षमता है जिससे वे अपने ही समान छोटे जीव को जन्म देते हैं। क्या है? जनन जीवों की वह क्षमता है जिसमें वे अपने ही जैसे दूसरे जीव को जन्म देते हैं, नए संतति को उत्पन्न करते हैं। क्या आपने महसूस किया? मनुष्य के बच्चे मनुष्य की तरह, कुत्ते के बच्चे कुत्ते की तरह, बिल्ली की बच्चे बिल्ली की तरह, गाय भैंस बैल के बच्चे उनकी तरह, आम के पेड़ से आम का पौधा, पीपल से बरगद से, तो जो जीव है अपनी संतान को उसी अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं। यानी मनुष्य से मनुष्य के बच्चे मनुष्य की तरह मिलते जुलते, जानवरों से उनके तरह। तो ये जीवों में वह क्षमता है जो अपने ही जैसे अपने ही समान छोटे जीव को जन्म देते हैं। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। जैव प्रक्रम वह क्रिया है जिसमें जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करते हैं, जैव प्रक्रिया जिसके लिए जिंदा वे रहते हैं। प्रश्न उठता है, क्या प्रजनन जैव आवश्यक जैव प्रक्रम है? तो क्या आंसर होगा? रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। रिप्रोडक्शन इज नॉट एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। जनन अनिवार्य जैव प्रक्रम नहीं है, क्योंकि विभिन्न जैव प्रक्रमों की तरह जीवों को जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसके बगैर जीव जिंदा रह सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न है कि हम कहां से होते, जीव होंगे कहां से? यह संतति जीवों के सृजन के लिए आवश्यक है, जीवों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। इसका मतलब कि जनन आवश्यक है हमारी आबादी के लिए, हमारी अस्तित्व के लिए। आपने एसएसटी में खास करके इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़े होंगे कि आबादी को एक कारण माना गया है, जनसंख्या वृद्धि जो है हमारी विकास का अवरोधक माना गया है। लेकिन बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में रिप्रोडक्शन को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस माना गया है और इसके द्वारा जीवों का सृजन होता है, जीवों की उत्पत्ति होती है और जीव बने रहते हैं। तो अब हम लोग बायोलॉजिकल दृष्टि से, जीव विज्ञान के दृष्टि से देखा कि जीव प्रजनन या रिप्रोडक्शन महत्वपूर्ण है। और रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रजनन किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हो गई। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन या नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है?
कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता, प्रजनन के क्रिया द्वारा ही इस पृथ्वी पर जीव निरंतर बने हुए हैं। और हमने देखा कि दादाजी, पिताजी, हम, फिर हमारे संतान, इस तरह जो कंटिन्यूटी है लाइफ में इस धरती पे, क्योंकि जन्म लेते हैं जीव, परिपक्व होते हैं, मर जाते हैं, तो खत्म कहानी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, जीव मरते हैं फिर जीव बना रहता है धरती पे। क्यों? प्रजनन क्रिया द्वारा नए नए जीव आते हैं, यानी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये पहला इसका फीचर्स है, बेसिक फीचर्स है, या नीड ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों है। तो जीवन की, ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रजनन की क्या आवश्यकता है या इसके क्या लक्षण है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों का संरक्षण। तो इसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव कंटिन्यू प्रजनन के द्वारा उनका अस्तित्व इस धरती पे बना हुआ है, यानी इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी का बढ़ना। तीसरी बात, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स, मृत जीवों का नवीकरण। मान लीजिए अभी मैंने बात किया कि लोग जन्म लेते हैं, विभिन्न जैविक क्रिया करते हैं, उसके बाद वृद्धि करते हैं, परिपक्व होते हैं और अंत में मृत हो जाते हैं। मृत होने के बाद समाप्त नहीं होता है, फिर नए जीव आते हैं, यानी मृत होने की जगह फिर नए जीव जन्म लेते रहते हैं, इसकी कंटिन्यूटी बनी होती है। इसका मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स भी होता है। वेरिएशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ वैरायटीज, भिन्नता, ये बहुत महत्वपूर्ण समझने की चीज है। भिन्नता यानी प्रजनन क्रिया के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा जो नए जीव आते हैं, तो नए जीव माता पिता की तरह तो दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं जो माता पिता से भिन्न होते हैं। और ये भिन्नता जो है उनमें सर्वाइवल रेट को बढ़ाता है। ये भिन्नता जो है उनमें ये नए जीव की उत्पत्ति में और साथ साथ अस्तित्व को उनकी रक्षा करता है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन, एडेप्टेबिलिटी। हाँ, यही बात, वेरिएशन। मान लीजिए कि आपने देखा कि हम एक ठंड प्रदेश में कोई जीव है और एकाएक वहां गर्मी पड़ने लगी। अगर गर्मी सहने की क्षमता उसमें नहीं होगी तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो मर जाएंगे और कुछ बच जाएंगे, गर्मी को सह लेंगे। उसके बाद जो धीरे धीरे उनकी जो पीढ़ियां आएगी वो गर्मी सहने लगेगी और उनका अस्तित्व बच जाएगा। इसको और दूसरे एग्जाम्पल से आप समझते हैं। डायनासोर्स का नाम सुना है? डायनासोर क्या था? एक जगह रहते थे, आसपास में उनको काफी पेड़ पौधे थे और उनको आसानी से भोजन उनको मिल जाता था। वो अपने शरीर को मूवमेंट वगैरह करना छोड़ दिए। स्वाभाविक है, आपको भी अगर बैठे बैठे खाना मिल जाए तो आप कौन ना चाहता है कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए आराम से, मेहनत कौन करना चाहता है। यही हाल हुआ डायनासोर का। उसको आस पड़ोस में खाना पीना सब आराम से मिल रहा था और वो अपने शरीर को हिला डुला स्ट्रगल नहीं किया, काम नहीं, बस बैठे रहा। करते करते धीरे धीरे उसको भोजन मिलना बंद हो गया और अपना मूवमेंट, अपने आप को बदलाव नहीं किया और वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, मर गए। मनुष्य में भी होता है कि समय के हिसाब से अगर आप अपने आप में बदलाव करते हैं तो बने रहते हैं, बदलाव नहीं किए तो बस विलुप्त हो जाते हैं। जिस हिसाब से समय होता है उस हिसाब से आप करते हैं, डिमांड के हिसाब, सोसाइटी के अनुसार, मार्केट के हिसाब से सब कुछ बदलना पड़ता है। कभी इंटरेक्शन सेशन होता है तो कभी भाई वीडियो लेक्चर होना चाहिए, हम घर पे चाहते हैं कि देख ले। अगर परिस्थिति नहीं है हमको बाहर पढ़ने का या नहीं जाने का, इंटरेक्शन का, तो भाई वीडियो लेक्चर्स बने, तो वीडियो लेक्चर्स की डिमांड पूरी की गई। कहने का मतलब यह है कि समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। तो जीवों में जो भिन्नताएं आई, और जैसे आपके दादाजी की हम बात करें, क्या वो मोबाइल चलाने एक्सपर्ट है? नहीं। उनके बनस्पत आपके पिताजी, हाँ वो कुछ करते हैं। उनके बनस्पत आप तो इसमें एक्सपर्ट हो, तुरंत सब कुछ जो है नेट वगैरह सबसे आप काम करने लगते हो, पूरा एकदम पूरे उसका जवाब, आप तो लग रहे हो कि सॉफ्टवेयर उसका इंजीनियर हो। दैट मीन्स आपके दादाजी, आपके पापा जी और आप में अगर देखा जाए तो एक निरंतर वेरिएशन आया है। और आज
की जो पीढ़ी के हिसाब से आज इस डिजिटल इंडिया में, आज इस इंटरनेट के जमाने में आप ज्यादा सुपीरियर हो और आप ज्यादा अच्छे तरह से सर्वाइव कर रहे हो। बहुत से काम है तो आप इंटरनेट मोबाइल से घर से कंप्यूटर से आप कर लेते हो, पापा के बड़े से बेहतर करते हो। दैट मीन्स वेरिएबिलिटी जो आई है, ये भिन्नताएं जो आई है, वो जीवों के लिए फायदे में काम किया है और वो अपने आप को एडेप्ट, कहीं भी अनुकूलित हो सका है और अपने आप को एडजस्ट किया है। यानी यहां तक ये कहा जाए कि स्ट्रगल फॉर, डार्विन की थ्योरी को आपने पढ़ा था कि डार्विन के उस विकासवाद के सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। जो अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल करता है वही उत्तरजीविता सर्वाइवल होगा, वही सर्वाइवल फिटेस्ट, वही उत्तरजीविता होगा। और जो स्ट्रगल नहीं करेगा हमसे नहीं होगा। तो बस आप पड़े रहिए, आपकी वही अवरुद्ध हो जाएगी, विकास अवरुद्ध हो जाएगी। लेकिन आप कहते कि मैं करूंगा तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में इवोल्यूशन, तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशंस आए। कैसे आए जरा सोचिए, क्या मानव सीधे यहाँ आ गए थे? नहीं। आपने देखा कि किस तरह से आदि मानव आए, उनके डिफरेंट फॉर्म्स आए। और उसके पहले था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मैन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। इस तरह से जो मानव विकास में आए तो पहले चार ये टेट्रापॉड की तरह चलते थे, फिर धीरे धीरे स्कल्स जो बड़े थे छोटा होते गए, फिर बाइपॉड के रूप में आए, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे चलना सीधे हो गए। तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी, एक इवोल्यूशन, माने जनरेशन आफ्टर जनरेशन न्यू कैरेक्टर से एक्वायर्ड करते गए। और यहाँ क्या है? विकास। तो यहाँ कहीं न कहीं रिप्रोडक्शन के कारण विकास भी हुआ है। तो अगर हम इसको नटशेल में कहें तो बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? दैट मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, प्रिवेंशन ऑफ स्पेसीज, replacement of dead individuals, variations, improvement of variety, transfer of variation, adaptability and evolution. These are the basic features of reproduction. These are the need of reproduction. अब प्रश्न उठता है कि क्या जीव समान संतति की उत्पत्ति करते हैं? क्या जीव से, मनुष्य से, या फिर आम के पौधे से, या बिल्ली, कुत्ता, सभी जीव के जो संतति होते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? क्या डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? क्या आप माता पिता के 4 संतान हैं, 4 भाई बहन हैं, क्या चारों भाई बहन एक जैसे हैं? हाँ, इतना जरूर है कि आपको देखने के बाद कोई व्यक्ति कह सकता है कि आपके पिता, माता पिता को अगर वह जानते हैं तो आपको देख के वो कह सकते हैं कि आप फलां साहब के लड़के हैं, आप मिस्टर गुप्ता के बच्चे हैं, क्या आप मास्टर साहब के बच्चे हैं क्या? तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके माता पिता को अगर जानते हैं तो आपको देखकर वो आपके जो जेस्चर पोस्चर्स बनावट है उससे वो पता लगा सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या माता पिता के से हूबहू संतान होते हैं? तो हमें इसके लिए बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, बायोलॉजिकल जो इसके लिए जो प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल जो गूढ़ रहस्य है, उसे हमको जानना होगा। जनन क्रिया द्वारा जीव संतति यानी ऑफ स्प्रिंग्स, यंग वंस का सृजन करते हैं, उत्पन्न करते हैं। लेकिन देखने में एक समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में, चाहे हाथ पैर की बनावट, कलर की बनावट, हाइट की बनावट, जेस्चर पोस्चर की बनावट, आंख की बनावट की है, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सेल न्यूक्लियस के बारे में, सेल के बारे में आपने पढ़ा है। सेल के सेंटर में, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक के भीतर
डीएनए एवं प्रोटीन से निर्मित डीएनए एवं प्रोटीन से बना धागा नुमा एक रचना होती है, उसका नाम क्या है? क्रोमोसोम। यानी क्या है? गुणसूत्र। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो डीएनए और प्रोटीन से बना गुणसूत्र रहते हैं और यही गुणसूत्र, यही क्रोमोसोम क्या करते हैं? यही संदेश को, यानी माता पिता के लक्षण को, ट्रेट्स को, कैरेक्टर्स को संतान तक संवाहित करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। तो जीवों के लिए गुणसूत्र ही आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। कौन? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो यही माता पिता से संतति तक वो पीढ़ी में ले जाते हैं। जीवों के लिए आवश्यक प्रकार के प्रोटीन के निर्माण का संदेश भी डीएनए में होता है। किसी कारणवश अगर डीएनए में मिलने वाले संदेश में भिन्नता हो जाए, वेरिएशंस आ जाए, अंतर आ जाए, तो जीवों की शारीरिक रचना में भी विविधता पैदा हो जाएगी। यानी डीएनए और प्रोटीन के द्वारा जो क्रोमोसोम्स में किसी तरह का भिन्नताएं आ जाएगी इसके संदेश में, तो जीवों में शारीरिक स्ट्रक्चर्स में भिन्नता पैदा हो जाएगी। जनन या कोशिका विभाजन के पहले चरण में जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए प्रकृति बनना यानी रेप्लिकेशन आवश्यक होता है। और यह इसलिए जरूरी है कि विभाजन के बाद, सेल डिवीजन के बाद होने वाले विभिन्न कोशिकाओं में डीएनए की एक प्रति, एक उसका रेप्लिकेशन मिल सके और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के बाद डीएनए की प्रतिकृति तैयार होती है और डीएनए की प्रतिलिपि बनने के बाद अन्य आवश्यक कोशिकीय संरचनाओं का सृजन होता है, जिससे जैव प्रकवों का संचालन और अनुरक्षण में संतति होता है। यानी जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें माता पिता के लक्षण संरक्षित होते हैं। प्रतिकृति यानी एप्लीकेशन के बाद दोनों डीएनए के अणु में भिन्नता पाई जाती है। और ये भिन्नता किन कारण से होता है? डीएनए प्रतिकृति या रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में होने वाली जो कुछ भिन्नताएं हैं, इस भिन्नताएं के कारण कोशिकाओं में दो संतति कोशिका बनती है और दो संतति कोशिका जब बनती है इस तरह से, तो उन कोशिकाओं में किसी न किसी रूप में एक दूसरे से ये अलग होती है और ये अलग होने के बाद जब जीव आते हैं तो जीव में जो अंतर आता है और उनमें जो हूबहू नहीं होता है, इसका यही कारण है कि भिन्नता होना। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह से जो ये डीएनए और प्रोटीन है, इस तरह से डीएनए और प्रोटीन के कारण यह भिन्नता देखने को मिलता है और क्रोमोसोम ही वह कारक है जिससे कारण जो है जीवों में माता पिता से उसके गुण उनके संतति में, उनकी संतान में, उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके यंग वंस में जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशंस क्या, ये भिन्नता है क्या, माता पिता से बच्चे क्यों भिन्न दिखते हैं, समानता होते हुए भी कुछ न कुछ अंतर है। और ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि भिन्नता से क्या समझते हैं, वेरिएशंस। विभिन्नताएं क्या है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि भिन्नता क्या है। इसे कह तो किसी एक प्रजाति के सदस्यों में कुछ लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी किसी एक प्रजाति, मनुष्य के बच्चे मनुष्य की तरह,
बिल्ली बिल्ली की तरह, गाय भैंस फिर उनकी तरह, आम के पौधे से आम का पौधा। तो किसी एक प्रजाति के सदस्यों में कुछ लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी एक प्रजाति के सदस्य आपस में कुछ लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जिसे भिन्नता कहते हैं। भिन्नता या विभिन्नता, वेरिएशंस। तो किसी एक प्रजाति के सदस्य आपस में कुछ लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इसे ही भिन्नता कहते हैं। अब हम लोग इस तरह से प्रजनन क्या है, प्रजनन का महत्व क्या है, प्रजनन क्यों आवश्यक है, और जीवों द्वारा समान संतति या नए जीव का सृजन जो होता है वे एक दूसरे से समान होते हुए कुछ भिन्नता दिखाती है, इसको हमने भिन्नता कहा। अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के विधि या जनन के प्रकार को देखेंगे। इसे लिख लिए बच्चों। अब हम लोग जनन के प्रकार को देखेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। तो अब हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। हिंदी में कहेंगे प्रजनन के प्रकार। क्या कहेंगे? जनन के प्रकार या प्रजनन के प्रकार। तो या जनन की विधि, जनन की विधि या जनन के प्रकार। तो जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो जनन इस तरह से दो प्रकार के होते हैं, और लैंगिक जनन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन, अ मीन्स नहीं, अलैंगिक मतलब लिंग, यानी जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो लिंग, दो जनक भाग नहीं लेते हैं, जिसमें सिंगल पेरेंट, एकल जनक भाग लेते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, संलयन होता है, और जीव की उत्पत्ति से दो जीव भाग लेते हैं। अब हम लोग एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन, asexual reproduction, when reproduction occurs without the formation and fusion of gametes
it is called asexual reproduction. When reproduction occurs without the formation and fusion of gametes, it is called asexual reproduction. Other way, mode of reproduction in which only one parent is needed to reproduce a new organism is called asexual reproduction. Mode of reproduction in which only one parent is needed to reproduce a new organism is called asexual reproduction. अर्थात जनन की वह विधि जिसमें न तो युग्मक का निर्माण होता है और न ही उसका संलयन फ्यूजन होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। सरल शब्दों में अलैंगिक जनन को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो ये जनन की वह विधि, वैसा जनन जिसमें एकल जनक भाग लेते हैं, सिंगल पेरेंट, अलैंगिक जनन कहलाता है। कैसे करेंगे? अगर अंग्रेजी में आपको परिभाषा देनी है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू रिप्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हिंदी में देनी है जनन की वह विधि इसमें एकल जनक भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी वैसा जनन इसमें एकल जनक, सिंगल पेरेंट के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अब ये जानना है फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रमुख लक्षण है। तो चलिए हम लोग देखें फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला, इसमें एकल जनक भाग लेते हैं। जैसा कि डेफिनेशन से हम लोग जान गए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं, तो इसमें एकल जनक भाग लेते हैं। दूसरा, इसमें युग्मक गैमिट्स का निर्माण नहीं होता है, दैट मीन्स देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें तीसरी, इसमें समसूत्री माइटोसिस या असूत्री एमाइटोसिस विभाजन होता है। माइटोसिस और एमाइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चौथा, इससे प्राप्त यानी अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति, यंग वंस ऑफ स्प्रिंग्स, आनुवांशिक रूप से हेरिडिटरी समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं, जिसे एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। और लैंगिक जनन से प्राप्त जो जीव होते हैं, नए जीव, जिसको बायोलॉजिकल टर्म संतति या यंग वंश या ऑफ स्प्रिंग, वो अपने जनक से हूबहू समान होते हैं, एग्जैक्ट ट्रू कॉपीज होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, और उसे हम एक पुंज या क्लोन कहते हैं। आपको पूछा जाता है कि क्लोन से आप क्या समझते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका अपने जनक से हूबहू समान होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, इसे क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। पांचवा जो फीचर्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या यूनिसेलुलर तथा निम्न कोटि के जीव में होते हैं। यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, निम्न कोटि के जीव स्पंज, हाइड्रा में होते हैं, और ये तीव्र गति से होते हैं। यानी लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन तीव्र गति से होते हैं। तो अब हम लोग इस प्रकार अलैंगिक जनन के जो मुख्य फीचर्स है उसको देखा। अब अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधि है, इसे आप नोट कर लें और नोट कर लें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन की विधि, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो
मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ अलैंगिक जनन के प्रकार या अलैंगिक जनन की विधि पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। किसी पर अलैंगिक जनन की विधि कौन कौन से विधि से होते हैं। तो अलैंगिक जनन की विधि पहला है फीजन। क्या है? फीजन। और जो दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फीजन और दूसरा है मल्टीपल फीजन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी भाषी बच्चे इसे हिंदी में विखंडन, बाइनरी का द्विखंडन और मल्टीपल का बहुखंडन। दूसरा जो इसका प्रकार है वह है बडिंग। बडिंग इसे हिंदी में कहेंगे मुकुलन। इसका जो तीसरा प्रकार है वह है रीजेनेरेशन। रीजेनेरेशन हिंदी में इसे बोलेंगे पुनर्जनन। इसके बाद जो इसके चौथी विधि है, फोर्थ, वो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन। इसकी जो पांचवी विधि है अलैंगिक जनन का वह है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु जनन। और इसके बाद हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पौधों में कायिक प्रवर्धन। तो इस तरह से अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो पहला हमने देखा वो है फीजन, खंडन। दूसरा है बडिंग यानी मुकुलन। तीसरा है रीजेनरेशन, पुनर्जनन। चौथा है फ्रैगमेंटेशन, खंडन। और पांचवा है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन। और फीजन भी दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फीजन द्विखंडन और मल्टीपल फीजन बहुखंडन। अब हम लोग एक एक करके फीजन क्या है, फीजन किसमें होता है, बडिंग क्या है, बडिंग किन जीवों में होता है, रीजेनरेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है और स्पोर फॉर्मेशन क्या है, इसे आप नोट कर लें। फीजन का अर्थ होता है विखंडन। दैट मीन्स जब कोई जीव का शरीर टूटता है एक या कई खंडों में तो उसी को विखंडन या फीजन कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फीजन यानी द्विखंडन, बाई मीन्स दो, और मल्टीपल फीजन यानी बहुखंडन। बाइनरी फीजन
जैसे ये अमीबा है। अब ये जैसे मैच्योर होता है तो क्या करता है, सबसे पहले इसके न्यूक्लियस जो है बंटने लगते हैं, जिसको कैरियोकाइनोसिस, यानी डिवीजन में भी दो केसेस होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मींस डिवीजन, कैरियोन मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस डिवीजन। तो सबसे पहले तो यहाँ एक अमीबा है, और ये जब मैच्योर होता है तो उसके बाद सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, और इस तरह से न्यूक्लियस लगभग डिवाइड हो जाता है, यानी पहले कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है दो भाग में बढ़ जाते हैं। तो ये दो जीव, इस तरह से एक ये अमीबा में हमने देखा कि एक अमीबा से दो अमीबा बन गया। ये किस प्रक्रिया के द्वारा? बाइनरी फिजन के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये पूछा जाता है कि अमीबा में कौन सा विभाजन होता है, तो अभी आपने देखा बाइनरी फिजन। लेकिन एक और दूसरा केस है, पैरामेशियम में भी हमने देखा कि एक पैरामेशियम से दो पैरामेशियम बन गया। तो इस तरह से ये बाइनरी फिजन द्वारा अमीबा पैरामेशियम देखे। मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, जिसका मलेरिया का पैथोजन क्या है? प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम है, ये प्रतिकूल स्थिति में, एडवर्स कंडीशन में अपने चारों ओर 3 स्तर का एक लेयर बना लेता है, 3 स्तर का एक सुरक्षा चक्र बना लेता है, जिसका नाम है सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट, और हिंदी में इसे पूटी कहते हैं। ये सुरक्षा चक्र है, क्योंकि इसके बाहर का जो वातावरण है यह इसके लिए अनुकूल नहीं है। तो ये, और इसके अंदर इसके न्यूक्लियाई जो है बहुत से केंद्रक बढ़ जाते हैं, और अंत इस तरह से एक ही प्लाज्मोडियम कितने भागों में बट गया। और जब अनुकूल एडेप्टिव कंडीशंस होते हैं अनुकूलित, तो फिर ये इसके सिस्ट फट जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अमीबा में भी होता है कि सामान्य परिस्थिति में अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, लेकिन जब प्रतिकूल स्थिति होती है, जब वातावरण जनन के लायक नहीं होता है, तो अपने चारों ओर वह सुरक्षा कवच बना लेता है, जिसे पूटी कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे कि सूक्ष्म जीव विपरीत परिस्थिति में अपने चारों ओर सुरक्षा कवच तैयार कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे सिस्ट या पूटी कहते हैं। विपरीत परिस्थिति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो सुरक्षा चक्र तैयार होता है 3 लेयर, वो पूटी। तो हमने देखा कि इस तरह से अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है, और उसके बाद प्लाज्मोडियम में जिससे मलेरिया होता है, इसमें भी बहुखंडन विभाजन होता है। इस तरह से हमने फिजन को देखा कि ये दो तरह के हुआ, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अब हम आगे की ओर रुख करते हैं। इसके बाद है बडिंग। बड मीन्स क्या होता है? कली। बड मीन्स क्या होता है? कली। तो दूसरा विभाजन जो है वो है बडिंग, मुकुलन यानी कली निकलना। तो ये एक जीव है। अब इसमें देख रहे हैं इस तरह से ये तो मुकुलन या कली निकलना क्या है? तो कहा जाता है कि सरल एक कोशिकीय या निम्न बहुकोशिकीय जीवों के शरीर के बाहर की ओर निकलने वाला जो बड है, प्रवर्ध है, उसी को हम मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन वह अलैंगिक जनन है जिसमें किसी जीव के शरीर से एक प्रवर्ध या प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या बर्ड्स निकलते हैं, और उससे नए जीव का निर्माण होता है।
तो मुकुलन वह अलैंगिक विधि है जिसमें सरल एक कोशिकीय या सरल बहुकोशिकीय जीवों के शरीर से एक उभार निकलता है, एक प्रवर्ध निकलता है और इससे नई जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे ये हमने देखा, और ये क्या है, अब इसके इस तरह से हाइड्रा है और इसके शरीर पर एक कली के रूप में, और ये अलग होकर के फिर, तो हमने देखा कि मुकुलन जो है ये ईस्ट है, जो यूनिसेलुलर है। ईस्ट में क्या हमने देखा कि बर्ड निकला और बर्ड से नए जीव के इस तरह से निर्माण हो गया। तो इस तरह से बहुकोशिकीय सिंपल जीव में स्पंज और हाइड्रा में क्या होता है, ये बर्डिंग द्वारा इस तरह से हाइड्रा है और उसमें बर्ड्स निकला हो, और ये बर्ड्स फिर आइसोलेट होता है पेरेंट बॉडी से, और आइसोलेट होकर के ये अलग नए जीव के रूप में धारण कर लेता है। इस तरह से मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा एक कोशिकीय या सरल बहुकोशिकीय, कोशिकीय यानी ईस्ट, और सरल बहुकोशिकीय में स्पंज और हाइड्रा में क्या है, बर्ड्स निकलते हैं, शरीर से उभार निकलते हैं, प्रवर्ध निकलते हैं और उससे नए जीव बन जाते हैं। तो इस तरह से मुकुलन हमने देखा। अब हम लोग इसके आगे रीजेनरेशन की बात करते हैं। रीजेनरेशन का मतलब पुनर्जनन। पुनर्जनन का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे प्लेनेरिया की देखे, इसका अगर कोई शरीर का कोई भाग कट जाता है, फट जाता है, जैसे आपने गिरगिट के भी देखे हैं जो पूंछ कट जाते हैं फिर वो आ जाते हैं, तो शरीर के खोए हुए भाग को पुनः वो प्राप्त कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं, तो उसी को हम खंडन कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। और ये प्लेनेरिया में होता है। किसमें? प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन, कहीं कहीं पे रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन को एक साथ दिया है। फ्रेगमेंटेशन यानी खंडित होना, टूटना। ये स्पाइरोगाइरा है। अब तेज पानी के बहाव का किसी कारण से इसमें ये टूट गए, इस भाग में टूट गया, और यहाँ टूटने के बाद यह इस तरह से अलग अलग जीव बन गए। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन वह अलैंगिक जनन है जिसमें किसी बाहरी कारण से जब जीव में कई भाग में बढ़ जाते हैं और नए जीव का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह से स्पाइरोगाइरा में जो है फ्रेगमेंटेशन होता है। अब स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन, तो निम्न श्रेणी के जीवों में जैसे जीवाणु है, शैवाल है, कवक है आदि में बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। और इस प्रकार के जनन में सामान्यतः सूक्ष्म जैसे बीजाणु धानियां यानी एस्पोरेंजिया या जू एस्पोरेंजिया का निर्माण होता है, और इसके भीतर अनेक छोटी छोटी गोल रचना इस जू एस्पोरेंजिया के अंतर्गत होते हैं, जिसे स्पोर या बीजाणु कहते हैं। और इस बीजाणु धानी के चारों ओर क्या है, एक कड़ा आवरण होता है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थिति, चाहे वो अधिक तापमान हो या सूखा हो या अम्लता हो या क्षारीयता हो, वह उसमें वह उसकी सुरक्षा करती है। जब वह परिस्थिति से अनुकूल होते हैं तो इसकी दीवारें इस तरह से फट करके और ये जो स्पोर्स है इस तरह से फैटर्न बिक जाते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि कुछ ऐसे पौधे जो आपने नहीं लगाया है और उग आए हैं, कहीं न कहीं ये स्पोर्स उड़ कर के हवा के झोंकों से यहाँ तक आ गया है और इस तरह से वह उग आता है, जैसे राइजोपस है। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन में क्या आता है, स्पोर्स का निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। और ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर होते हैं, तब तक होते हैं जब तक अनुकूल वातावरण नहीं आता है। ये बीजाणु धानी जो है इसे ये ताप से, सूखा से, अम्लीयता से, क्षारीयता से रक्षा करता है। और जब ये अनुकूल स्थिति फट करके ये फैल जाते हैं और हवा के झोंकों से दूर तक चले जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने अलैंगिक जनन में फिजन यानी बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन देखा, बडिंग देखा, रीजनरेशन देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा और स्पोर फॉर्मेशन देखा। अब हम लोग आगे पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में जानेंगे।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कायिक प्रवर्धन क्या है? और ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो जनन, यह अलैंगिक जनन ही है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक वेजिटेटिव पार्ट या वर्धी पार्ट जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि उससे अलग होकर और परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे आप देखते हैं आलू, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, गार्लिक, ओनियन, सीसम, ग्रेप्स, डलिया, पॉपुलर, टर्मेरिक, इस सब में हम देखते हैं कि इसके जड़ या तना को काट करके हम अलग रोपते हैं और वो नया पौधा बन जाता है। तो यानी पौधे के शरीर का किसी भाग, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती से नया पौधा बन जाना ही कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल मेथड जो प्राकृतिक तरीके से होता है, और दूसरा आर्टिफिशियल, कृत्रिम या मैनमेड। नेचुरल तरीके से किस तरह से पौधे बनते हैं? तो जड़ जिसे कंद बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कंद। तो कंद में कौन कौन सा होता है? सीसम, ग्वाभा, पॉपुलर, डहलिया और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। ये जड़ के द्वारा, जड़ से नए पौधे का निर्माण होता है। तना में कई प्रकार के हैं, बहुत गौर से देखिएगा। राइजोम जिसे प्रकंद कहते हैं, जैसे बनाना, जिंजर, टर्मेरिक, ये प्रकंद के रूप में होते हैं। बल्ब शल्क कंद के रूप में होते हैं। कौन? गार्लिक, लहसुन, ओनियन, प्याज, ये शल्क के रूप में होते हैं। बल्ब स्टेम ट्यूबर के रूप में क्या होता है? तो स्टेम जिसको तना कंद, तो आप पोटैटो यानी आलू जो है तना हम लोग खाते हैं और उसको काट करके नए पौधे का निर्माण होता देखते हैं। आलू को काट करके खेतों के नीचे डाला जाता है तैयार करके, उसमें फिर नए पौधे आ जाते हैं। रनर यानी भूअस्तारी, ऊपरी भूअस्तारी, दूब घास देखे होंगे, या पुदीना देखते हैं। पुदीना ये क्या है? उसके स्टेम है वो, और काट करके फिर अलग लगा देते हैं तो वो हो जाता है पुदीना। कॉर्म घन कंद, इसमें केसर, क्रोकस आता है। ऑफसेट यानी अरबी जो है। इस तरह से स्टेम जो है राइजोम, बल्ब, स्टेम ट्यूबर, रनर, कॉर्म और ऑफसेट के रूप में होता है। क्या पत्ती से भी नए पौधे बन सकते हैं? क्या पत्ती से? तो ये एक पत्ती है और इस तरह से इस पत्ती में जो है और ये झड़ करके अलग इस तरह से पौधे, ये पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो सकता है। हो सकता है कायिक प्रवर्धन। और इसके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। तो कुछ नाम आपको फैंस याद रखने होंगे। जैसे पत्थरचट्ट का हिंदी अंग्रेजी होता है ब्रायोफिलम, और वैज्ञानिक नाम होता है ब्रायोफिलम पिनेटम। पत्थरचट्ट या ब्रायोफिलम, तो ब्रायोफिलम से के पत्ती से नए पौधे बनते हैं। बिगोनिया, बिगोनिया के पत्ती से भी नए पौधे बनते हैं। और एडियंटम कॉर्डम, एडियंटम कॉर्डेटम से भी नहीं। इस तरह से एडियंटम से, बिगोनिया से और ब्रायोफिलम से पत्ती से नए पौधे बनते हैं। तो हमने देखा जो नेचुरल मेथड है वो जड़ के द्वारा और तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल। तो ये आप नोट कर लेंगे बच्चों, ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग आर्टिफिशियल मेथड की ओर बढ़ते हैं कि
आर्टिफिशियल तरीके से क्या होता है। तो आर्टिफिशियल मेथड में जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, और हम लोग आजकल इसी रूप में ज्यादातर पौधों को लगाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग आर्टिफिशियल प्रोसेस को देखें। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मेथड कौन कौन है। तो आर्टिफिशियल मेथड में पहला जो आता है वह आता है कटिंग। क्या आता है? कटिंग। कटिंग कटिंग का हिंदी होता है कर्तन, यानी काटना। तो ऐसा देखा गया है कि पौधे के किसी भाग को जिसमें कलिकाएं हो, ये ध्यान देना है। आप लोग भी अपने पड़ोस में देखते हैं, चाचा जी ये गुलाब का डाली काट ले, तो हाँ बउआ काट ला, उसको काट लेते हो और आकर आप रोपते हो। तो पौधे के किसी छोटे से भाग जिसमें कलिकाएं हो को चाकू या इंच से काट कर और अलग लगाना ही कर्तन कहलाता है। और आप देखते हैं गुलाब हो, बैगनवेलिया हो, अंगूर हो, गन्ना हो, केला हो, इस सब में कर्तन विधि के द्वारा नए पौधे प्राप्त हो सकते हैं। याद हो गया? गुलाब, गन्ना, बोगनवेलिया, अंगूर, ये सब के तना को काट करके हम लोग और अलग लगाते हैं और वो लग जाता है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? दाब लगाना। दाब लगाना यानी दाब देना। आप देखते होंगे इस तरह से एक नींबू का पेड़ है और ये इस तरह की इसकी डाली है, और एक डाली को आपने क्या किया, इस तरह से झुका करके यहाँ थोड़ा सा मिट्टी को इस तरह छील करके उसके तना को छील के मिट्टी से लपेट करके बांध दिया और इस तरह से ये मिट्टी में ही दाबे। कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि यहाँ इससे जड़ फेंक दिया और यहाँ से काट करके आप इसको अलग पौधा के रूप में लगा देते हैं। यानी आप देखते होंगे खास करके चमेली हो, स्ट्रॉबेरी हो, नींबू हो, अमरूद हो, गुड़हल वगैरह में दाब। दाब क्या है? पौधे के तने को नम मिट्टी से ढककर और कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, और उसके बाद जब उसमें जड़ें फेंक देती है, जैसे ये जड़ें हैं, ये तना है, अब इस तना को, इस पार्ट को क्या करते हैं, चाकू से छील लेते हैं। कुछ भाग को छीलने के बाद मिट्टी का इस पर लेप लगा देते हैं और पुराना चट वगैरह से ढककर पानी लगातार देते रहते हैं। कुछ दिन के बाद देखते हैं कि यहाँ से इस तरह से जड़ फेंक देता है और यहाँ से काट करके उसको अलग लगाते हैं। दाब लगाना माने वैसे पौधे के तने को नम मिट्टी से ढक के और कुछ दिन तक छोड़ने के बाद उसमें जड़ निकल जाती है, उसको काट कर इस तरह से दाब लगाना जो है। तीसरी विधि है कलम बांधना। ये बहुत आजकल चल रहा है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, कलम बांधना, कलम बांधना। तो इसमें इस तरह में आजकल जो अच्छे अच्छे किस्म का जो आप देखते हैं फल वगैरह खाते हैं, इसमें इसका बहुत मालदा आम, किस्म किस्म का माल। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पौधे हैं, ये एक मान लीजिए इसे मानिए, ये मान लीजिए कि मालदा आम है और ये क्या है, सीपिया आम है। हम दोनों के बीच हमको कलम बांधना है। तो इस तरह से हम एक को ऐसे क्रॉस कर देंगे और इस पौधे को भी ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये कौन है आम है, इसको मान लिए आप, ये मालदा आम है, ये क्या है आपका, सीपिया आम है। अब जब इस आम में इसके इस पार्ट को उस पर और उसके इस पार्ट को इस पर रख देते हैं, अब इसको उठा करके इस पार्ट पे रखेंगे, यानी नीचे इसका भाग हो गया मालदा और ऊपर इसमें हो गया सीपिया, जबकि इसमें नीचे सीपिया हो गया और ऊपर हो गया मालदा। और इस प्रकार जो इससे जो फल आएंगे, एक नए तरह के फल आएंगे। ये क्या आएंगे, एक नए तरह के फल आएंगे। इस तरह से जो कलम बांधना है और कलम बांधने में नए तरह के पौधे का
नए तरह के फल का निर्माण होता है। तो सेब, आजकल सेब में भी खूब ग्राफ्टिंग चल रहा है, उसके बाद एप्रिकोट खुबानी में भी चल रहा है, नाशपाती में चल रहा है, आलू में चल रहा है, लीची और आम के पौधे में भी चल रहा है। तो इस तरह से सेब में सेब, लीची, खुबानी और नाशपाती में ग्राफ्टिंग विधि खूब चल रहा है। नीचे के पार्ट को स्टॉक बोलते हैं और ऊपर के पार्ट को सियोन बोलते हैं। इस तरह से नीचे को स्कंद और ऊपर को हम लोग कॉलम कहते हैं। और वो जो है, जब दो पौधे इसमें लेते हैं, दो स्वस्थ पौधे लेते हैं, दो किस्म के, और एक के जड़ और दूसरे के तना को इस तरह से फिक्स खांच बनाया करते हैं और मिट्टी का लेप की वो धीरे धीरे एक पौधा हो जाता है। इस तरह से इसमें दो पौधे का गुण आता है, इससे फल जो है अलग किस्म के लगते हैं। इस तरह आजकल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द ग्राफ्टिंग। तो विशेषता क्या है ग्राफ्टिंग से, कलम बांधने का? तो कलम बांधने से जो है आप विशेषता है कि युक्त जो है आप जिस तरह के चाहते हैं उसे फल फूल प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यथाशीघ्र ऐसे फल फूल लगाते हैं जो जल्दी से जल्दी उसे प्राप्त होता है, उन्नत नस्ल के होता है। और बीजहीन फल, आजकल जब बहुत से ऐसे फल आते हैं उसमें छोटे बीज होते हैं और उसमें तो फ्लेशी ज्यादा होता है, जो हाइजीनिक ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद है। तो इस तरह से बीजहीन फल का उत्पादन भी ग्राफ्टिंग के माध्यम से होता है। आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग से क्या फायदा है? तो इससे नई पीढ़ी के नए पौधे का मनोवांछित फल प्राप्त होता है, मनोवांछित फल होता है प्राप्त हो, और ऐसे हम पौधे तैयार करते हैं जो कम समय में तैयार होता है। अब हम लोग देखेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या है। अब हम लोग अगला टॉपिक जो इसमें है इसे नोट कर लिए बच्चों। अब हम लोग टिश्यू कल्चर क्या है। तो टिश्यू कल्चर जिसे उत्तक प्रवर्धन कहते हैं वो क्या है, इसे हम देखेंगे। टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर, और ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं, टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन क्या है? और यह प्रश्न आज जो मॉडर्न एज में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस तकनीक में यह क्या है, टिश्यू कल्चर क्या है? तो इस तकनीक में पौधे के शीर्ष माने ग्रोइंग टिप को भाग में उत्तक को अलग कर लेते हैं। ग्रोइंग टिप जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, उस उत्तक को अलग करके नए पौधे प्राप्त करते हैं। और पौधों से अलग किए गए कोशिकाओं या उत्तक को कृत्रिम पोषक माध्यम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में रखा जाता है। किसी पौधे के एपिकल पार्ट को जब काटते हैं तो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में उसे रखा जाता है, और उसके बाद इस माध्यम से कोशिकाओं बार बार विभाजित होकर नई कोशिकाओं में समूह बनाती है, जिसे कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। और कैलस को वृद्धि एवं हार्मोन युक्त माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और इस माध्यम से इस कैलस से जुड़े नए पौधे जो बनते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर मिट्टी में लगा दिया जाता है और बिल्कुल नए पौधे की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आजकल देखा जाता है कि पौधे की कुछ मूल कोशिकाओं से नए पौधे की प्राप्ति की जा सकती है, और जिसे टिश्यू संवर्धन में आता है। जैसे आजकल जो है शोकावरी पौधे, आर्किड, डलिया, गुलदाउदी, ये सब के नए नए किस्म के टिश्यू कल्चर के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। तो टिश्यू कल्चर एक आधुनिक तकनीक है, और जिस तकनीक के माध्यम से पौधे के शीर्ष भाग को काटकर उसको एक अलग प्रकार के आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में रखा जाता है, वहां वो विभाजित होकर एक कैलस बन जाती है, और उस कैलस में वृद्धि और हार्मोन के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, और फिर इसे अलग मिट्टी के अंदर रोप कर एक नए और उन्नत किस्म के पौधे तैयार किए जाते हैं। इस तरह से आजकल ये उत्तक संवर्धन जो है एक वैज्ञानिक सोच है, उन्नत तकनीक है। क्या इसका फायदा है, क्या इसकी जरूरत पड़े? तो उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा
शीघ्र नए पौधे की प्राप्ति हो जाती है। और आप देखते हैं कि अब हर समय हर पौधे आपको मिल जाते हैं, हर सब्जियां मिल रहे हैं, फल फूल भी पहले किसी खास मौसम मिलते थे, अब आपको मिल रहा है। ये टिश्यू कल्चर की ही देन है। इसके अलावा उत्तक संवर्धन के द्वारा रोग मुक्त पौधे का निर्माण होता है। वैसे पौधे बनते हैं जिसमें बीज बीमारियां जल्दी नहीं लगती हैं, वो बहुत फलते फूलते हैं। उत्तक संवर्धन के द्वारा पूरे वर्ष में भी कई बार फल और सब्जियां उगाई जा सकती। पहले कोई कोई फल मौसम में मिलते थे, अब हर मौसम में फल मिलते हैं। ये कहीं न कहीं हमारा टिश्यू कल्चर की ही देन है। इसके अलावा उत्तक संवर्धन के द्वारा बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। कम समय में आजकल छोटे से स्थान में भी लोग बहुत चीज उगा लेते हैं, चाहे वो फल हो या सब्जियां हो। ये टिश्यू कल्चर के और इस विधि के द्वारा ऐसे पौधे प्राप्त होते हैं जो रोग मुक्त होते हैं और हाइब्रिड यानी नई नई जाति प्रजाति के पौधे प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा उस पर एक नज़र फिर से डाल लें। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या है, इसे हम लोगों ने समझा। प्रजनन का क्या महत्व है, प्रजनन क्यों आवश्यक है, इसे हम लोगों ने समझा। जनन में विविधताएं क्यों होती है, किस तरह से क्या जीव अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसका वैज्ञानिक कारण को हम लोगों ने देखा। जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं उसे हम लोगों ने देखा। अलैंगिक जनन किन विधियों के द्वारा होता है, जैसे फीजन, फीजन में हम लोगों ने बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन देखा। बडिंग, उसके बाद रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में देखा। इसके बाद पौधे में जो अलैंगिक जनन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन होता है, जिसमें पौधे के जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम लोगों ने देखा कि रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा और लीव्स के द्वारा भी नए पौधे बनते हैं। रूट्स में हम लोगों ने देखा सीसम, गुआवा, पोपलर्स, डलिया और स्वीट पोटैटो। स्टेम में हमने देखा राइजोम, बनाना, जिंजर। बल्ब में हम लोगों ने गार्लिक, नार्सिसस, ओनियन देखा। स्टेम में हम लोगों ने पोटैटो देखा, स्टेम ट्यूब में पोटैटो देखा। और रनर में हम लोग दूब घास, मिंट, पुदीना देखा। कॉर्न में हम लोगों ने क्रोकस देखा। इस तरह से लीव्स के द्वारा, पत्तियों के द्वारा प्रजनन कौन कौन से होता है, तो पत्तियों के द्वारा प्रजनन में हम लोगों ने ब्रायोफिलम यानी पत्थरचट, बिगोनिया और ये डिएंटम कॉर्डेटम, तीन ऐसे पौधे का नाम देखा जो पत्ती के द्वारा, ब्रायोफिलम, बिगोनिया, एडिएंटम कॉर्डेटम। और आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, इसमें हम लोगों ने कटिंग देखा। कटिंग जैसे आप लोग गन्ना है, शुगर केन है, रोज है, कटिंग के माध्यम से हमने पौधे। उसके बाद ग्राफ्टिंग देखा, लेयरिंग देखा। इस और अंत में हम लोगों ने टिश्यू कल्चर देखा, उत्तक संवर्धन देखा और इसका क्या महत्व है। मुझे विश्वास है कि यह लेक्चर आपको पसंद आएगा। आपसे पूरी, आप हर हाल में पूरी वीडियो देखें। जब पूरी वीडियो देखेंगे तो एक एक बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगी और इसके कॉन्सेप्ट को आप जानेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही कॉन्सेप्ट डेवलपर, भरत सर को कॉन्सेप्ट डेवलपर कहा जाता है। और आपके अंदर अगर ये कॉन्सेप्ट आएगी तो मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी और मेरा उद्देश्य भी पूर्ण होगा। आप आवश्यकता अनुसार पुस्तक का अवलोकन जरूर करेंगे। पुस्तक आपके रियल फ्रेंड है। और साथ ही आप अब तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, उसे लाइक भी कर देंगे और शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।